समय परिवर्तनशील है और उसकी रफ्तार बहुत तेज। नेहा ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस छोटे से गांव में उसका इतना अच्छा से आगमन होगा। पहली बार जब वह इस गांव में आई थी, एक नई नवेली दुल्हन बनकर, हाथों में मेहंदी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, पैरों में बजने वाली पायल और चेहरे पर लंबा घूंघट डाले, वह अपने पति बिरजू के पीछे पीछे चल रही थी। गांव की औरतें मंगल गीत गा रही थीं और बच्चे उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखने के लिए ललायित थे। आंखों में सपने सजाए नेहा के पैर ससुराल की तरफ बढ़े जा रहे थे। द्वार पर पहुंचने पर द्वाराचार की रस्में हुईं। कुछ अन्य रस्मों के बाद बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। गांव की महिलाएं उसका घूंघट उठाती, चेहरा देखकर उसकी बलैया लेती और उपहार देती। सब उसकी सुंदरता की तारीफ कर रही थीं और कह रही थीं, बिरजू के तो भाग खुल गए हैं। कलावती जी, नेहा की सास ने हंसकर कहा, तुम सब मेरी बहू को नजर मत लगाना, आज ही इसकी नजर उतारूंगी। कलावती जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इसी तरह हंसी मजाक करते सारी रस्में पूरी हुईं। कलावती जी ने गांव की प्रथा के अनुसार सबको गुड़ धान बांटा। सब अपने घर चली गईं। जाते समय सबके मन में यही विचार आ रहा था कि कहाँ काला कलूटा बिरजू और कहाँ इतनी प्यारी बहुरिया। ईश्वर ने क्या जोड़ी बनाई है। नेहा पढ़ी लिखी, संस्कारी, सुंदर लड़की थी। उसके पिता रामेश्वर जी ने अपनी गरीबी के कारण बेटी का विवाह बिरजू से कर दिया था। उनके समाज में दहेज प्रथा थी और दहेज देने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। बिरजू की माँ ने दहेज तो नहीं मांगा, लेकिन उन्हें संस्कारी बहू चाहिए थी। बिरजू के दोस्त हमेशा नेहा की सुंदरता की तारीफ करते थे। वे बिरजू की किस्मत से जलते थे और सोचते थे कि ऐसा क्या करे कि इसकी पत्नी इससे दूर हो जाए। समाज में ऐसी विकृत प्रवृत्ति के लोगों की कोई कमी नहीं है। नेहा और बिरजू की गृहस्थी सुचारू रूप से चल रही थी। बिरजू की आमदनी कम थी, मगर नेहा बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करती थी और साथ ही साथ बचत भी कर लेती थी। कलावती जी हमेशा नेहा की प्रशंसा करती रहती, सब प्रेम से रहते थे। लेकिन बिरजू के दोस्तों ने मीठा मीठा बोलकर बिरजू को शराब और जुए की लत लगवा दी। अब उसका पैसा उसमें खर्च होने लगा। घर में पैसों की तंगी आने लगी। माँ बहुत समझाती, पर इसका कोई भी असर बिरजू पर नहीं हुआ। नेहा कुछ कहती तो वह उसकी पिटाई कर देता। घर की खुशियों को मानो ग्रहण लग गया था। इसी दौरान नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर से जांच कराई तो पता चला कि नेहा माँ बनने वाली थी। 2 महीने का गर्भ था, मगर उसे खुशी से ज़्यादा चिंता हो रही थी। बिरजू की आदतों के कारण घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल रहा है, तो वह आने वाले बच्चे का लालन पालन कैसे करेगी। एक दिन उसने अपनी सास कलावती जी से कहा, माँ जी, मैं तो घर के बाहर जाती नहीं हूँ। आप इतने लोगों को जानती हैं, अगर कहीं पर मेरे करने लायक कुछ काम मिल जाए तो कुछ कमाई हो जाए। आपके बेटे को तो पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझना ही नहीं चाहते। देवयोग से उस दिन कलावती जी की सहेली माया जी उन्हीं के घर पर आई थीं। बातों बातों में वे बोली, कला, मैं बहुत परेशानी में हूँ। छोटी बहू तारा को लड़की हुई है, मगर बहू और बेटी दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी बहू की तो दोनों बेटे अभी भी छोटे हैं, दिन भर घर में धमाल करते रहते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते। बहू अकेले घर का काम करती है तो थक जाती है। मैं चाहती हूँ कि कोई घर जैसी महिला मिल जाए तो बच्चों को संभाल ले। मुझसे भी अब काम नहीं बनता। कलावती ने नेहा से पूछा तो नेहा इस काम के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, आप बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी मुझ पर छोड़ दें, मैं उन्हें पढ़ा भी दूंगी। दूसरे ही दिन से नेहा माया जी के यहाँ काम पर जाने लगी। वह बच्चों को संभालती और साथ ही बच्चों को पढ़ाई भी करवाती। उसका पढ़ाने का ढंग ऐसा था कि बच्चों को पढ़ने में मज़ा आने लगा था। घर के सभी लोग खुश थे, पैसों की कमी नहीं थी। नेहा की कमाई से घर व्यवस्थित चलने लगा। 3 महीने तक सब कुछ ठीक था, मगर बिरजू के दोस्तों ने बिरजू के मन में शंका का बीज डाल दिया। वे उससे कहते, आजकल भाभी जी बहुत खुश नजर आती हैं बिरजू, तू तो कमाने के लिए घर से निकल जाता है। तेरे घर से निकलने के बाद वे बड़ी हवेली में जाती हैं और शाम को घर आती हैं। कोई कहता, भाभी जी हैं ही इतनी सुंदर, तेरे साथ कब तक जीवन बिताएं, उन्हें भी तो खुश रहने का अधिकार है। यह सब बात बिरजू के मन को लग गई। दूसरे दिन वह काम पर जाने के बहाने निकला, पर काम पर नहीं गया, अपने घर पर नजर रखी। नेहा अपने घर का काम पूरा कर जैसे ही माया जी के घर जाने लगी
तो बिरजू भी उसके पीछे छुप कर गया। उसने देखा कि वह बड़ी हवेली में गई। उस समय तो बिरजू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को बहुत पीकर आया और गालियां बकने लगा। माँ ने बहुत समझाया तो उसे भी झिड़क दिया और वह नीचे गिर गई और उनके सिर पर जोर से चोट आ गई। खून भी बहने लगा। अब बिरजू ने डंडा लेकर नेहा को पीटना शुरू किया। कलावती जी चिल्लाती रहीं, दुष्ट, रुक जा, वह गर्भवती है। मगर बिरजू के सिर पर खून सवार था। वह दुगने वेग से झपटा। कुलक्षणी कहीं की, कहाँ मुंह काला करा कर आई है। बिरजू तो नेहा को मार ही डालता अगर पड़ोसियों ने बीच बचाव नहीं किया होता। गांव छोटा था, किसी ने थाने में खबर कर दी। पुलिस आई और बिरजू को ले गई, लेकिन नेहा का गर्भपात हो गया। सिर में गहरी चोट लगने से और बेटे के बुरे व्यवहार के सदमे से कलावती जी बीमार रहने लगी और कुछ दिनों में ही उनका भी देहांत हो गया। एक खुशहाल घर की खुशियों पर इस शक के कीड़े ने ग्रहण लगा दिया था। नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे प्यार करने वाली सास भी उसे छोड़कर चली गई थी। वह किसके सहारे रहे। उनके 13 दिन का कार्यक्रम नेहा ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी बिरजू के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। नेहा अब बिरजू के साथ नहीं रह सकती थी। उसका गांव में दम घुटने लगा। एक दिन उसने गांव के मुखिया के सामने बिरजू से तलाक लेने की बात कही। मुखिया सहित गांव के सभी लोगों को बिरजू के चरित्र के बारे में जानकारी थी, इसलिए उसे जल्दी तलाक मिल गया। फिर नेहा गांव छोड़कर शहर चली गई और अपनी ज़िंदगी की उसने एक नई शुरुआत की। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।